बोलते हिंदुस्तान में तमाम दर्शकों का स्वागत है। बयान बदलते हैं नेता, ये आमतौर पे माना जाता है। पलट जाते हैं अपने किए से, समर्थन लेकर समर्थन खींच लेते हैं। नीतीश कुमार तो बड़े मशहूर हैं उसमें। ये तमाम चीजें हम देखते आए हैं। अर्श से फर्श पर आ जाते हैं, अपनी गलतियों को मानने लगते हैं, ये भी हमने देखा है। लेकिन भगवान से इंसान कैसे बना जाता है, ये बात अब समझ में नहीं आ रही। इंसान से लोग कहते हैं कि ये भगवान बन गया, इंसान से ऊपर का सफर तय कर लेता है। ये कहते हैं कि भाई फरिश्ता बन गया है, इसकी आदतें बदल गई हैं। लेकिन एक शख्स जो खुद को परमात्मा के करीब बताने लगे और अचानक से उसे याद आया कि वो इंसान है, तो आप क्या कहेंगे? ये बड़ा अजीब मुद्दा है, लेकिन राजनीति का इस वक्त गर्म मुद्दा। बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक के साथ। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, कैसे समझें इंसान भगवान बन जाए? ये तो सुना जाता है, अपने आप को भगवान कहने लगे, या लोग कहने लगे कि बहुत फरिश्ता इंसान है, बहुत नेक इंसान हो गया, बहुत बदलाव आ गया। लेकिन यकायक खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहने वाला शख्स खुद को इंसान कहने लगे, ये अचानक होने वाला परिवर्तन है या बहुमत से अल्पमत का जो आंकड़ा, जो सफर तय किया है, उसका असर? देखिए, पहली बात तो ये लगता है कि ये जो बहुमत का आंकड़ा नीचे उतरा है उसका ही कोई असर है। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में, हमारे आध्यात्म में कई ऐसे अवसर आए जब भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान कृष्ण है द्वापर में, उससे पहले त्रेता में भगवान राम है। इसी तरह कलयुग में कल के अवतार भी होने वाला है, ऐसा भी सुना है। संभल में कहीं होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस बीच में कल के अवतार के आने से पहले मई 2014 में एक अवतार ने पृथ्वी पर पदार्पण किया। उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। शुरू में कुछ सालों तक तो लोग कहते थे कि वे अवतारी हैं, वे महामानव हैं, वे अजर अमर हैं। उनके भक्त तो उन्हें ईश्वर की तरह ही मानते हैं। उनके बारे में आलोचना नहीं सुन सकते। नरेंद्र मोदी की निंदा करना ईश निंदा के समान है, यानी खुदा की शान में गुस्ताखी की तरह रही। तब तक भी ठीक था कि किसी के समर्थक और उसके प्रशंसक उसे क्या मानते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा कि वे तो सचमुच में ही अवतार हैं। जो शब्द उन्होंने कहे, अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं बताया, उन्होंने कहा नॉन बायोलॉजिकल। वो बनारस के घाट पर उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो जब उन्होंने खुद ये घोषित कर दिया कि वे नॉन बायोलॉजिकल है, इस पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं, चाहे वो कीट पतंगे हों, अमीबा पैरामीशियम से लेकर मनुष्य तक, सब बायोलॉजिकल ही हैं। कोई सीधे अवतरित नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा मुझे तो भगवान ने सीधे भेजा है। ये उन्हीं के शब्द हैं, हम में से कोई नहीं थोप रहा। मिर्जा शाकिर अली बेग या डॉक्टर राकेश पाठक नहीं कह रहे, ये तो उनके खुद के शब्द हैं और कल से फिर वायरल हो गए। शायद ये अहंकार उन्हें इसलिए आया था कि वे लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे और तीसरी बार भी वे अपने आप को बनता हुआ मान गए। यद्यपि जब रिजल्ट आया, नतीजे आए 4 जून को, तो उनका ये अहंकार एकदम धराशायी हो गया। क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, हम में से कोई नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। देखा जाए तो अपने पितृत्व पर, अपने मातृत्व पर भी ये एक तरह से सवालिया निशान लगाने जैसा है कि मुझे तो किसी ने पैदा ही नहीं किया। यही का यही वाक्य उनका, मुझे मेरी माँ जब तक थी तब मुझे लगता था बायोलॉजिकल हूँ, लेकिन अब मुझे। और उन्होंने ये भी कहा, मैं कन्विंस हूं, 3 बार कहा उन्होंने इस शब्द को। मैं अपने आप में कन्विंस हूं, मैं सहमत हूं, मुझे पक्का यकीन है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे भगवान ने कुछ खास करने भेजा है। यह सिर्फ इतना याद दिला देना जरूरी है कि अगर 2 बार बने हुए प्रधानमंत्री को खुद को अवतार मानना है, तो इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। मोदी तो बाद में तीसरी बार बने। जब उन्होंने कहा था तब तो दूसरी बार के थे। इंदिरा गांधी 3 बार प्रधानमंत्री रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री रहे। तो कुल मिलाकर ये सत्ता का अहंकार था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही।
इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा, कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिलने पर, यानी सत्ता मिलने पर मद न हुआ हो, अहंकार न हुआ हो। तो मोदी जी भी उसका शिकार हो गए थे। लेकिन अब आते हैं हम उनके हालिया बयान पर, जो उन्होंने कल एक पॉडकास्ट में कहा है कि मैं भी मनुष्य हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मोदी जी से विनती है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्लीज ऐसा मत कहिए, आपके अंधभक्तों पर क्या बीतेगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो लोग उन्हें भगवान मान चुके हैं, अब वे कैसे मानेंगे कि मोदी जी मनुष्य हैं। इसलिए उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लोगों का मोह भंग हो जाएगा, दिल टूट जाएंगे लाखों लोगों के, जो उन्हें विश्व गुरु मानते हैं, जो उन्हें सुपर ह्यूमन मानते हैं, जो महामानव मानते हैं। उनके दिल पर क्या बीतेगी, मोदी जी को सोचना चाहिए। बेशक। राकेश जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझसे गलतियां हो सकती, लेकिन आप देखें पलट के तो न जाने कितने फैसले हैं जिस पर पूरी देश की जनता कहती रही आपने गलत फैसला किया, और बीजेपी और प्रधानमंत्री कहते रहे नहीं हमने सही फैसला लिया। किसानों से जुड़ा हुआ बिल हो, वक्फ बोर्ड का जो मामला आया, पहली बार था कि जेपीसी में गया। इससे पहले जब बहुमत था तो मानने को तैयार नहीं थे कि जेपीसी कुछ होती भी है। जब अल्पमत में आए तो याद आया कि जेपीसी भी होती है, वहां पे भी चीजें जा सकती हैं। तो ये स्थिति क्या इस बात को लेकर है कि लोकतंत्र में जब जनमत मजबूत होता है, जनता का जनादेश जब मजबूत होता है, वो अपनी ताकत दिखाता है, तो कोई भी इंसान भगवान के कद तक पहुंचने की कोशिश करने वाला इंसान भी अपने आप को जमीन पर ही पाता है। वो ये देखता है कि नहीं, अगर मैंने थोड़ी और चूक की तो मैं यहां से भी और नीचे जा सकता हूं। क्या ये वो ताकत है जो एक वोट की ताकत होती है, जिस एक वोट के लिए तमाम बैरिकेड लगा दिए जाते हैं जगह जगह, वोटर आईडी पुलिस वाले भी चेक करते हैं कि आप गलत हैं या सही हैं, जबकि कानून उसकी इजाजत नहीं देता। वो एक वोट, उसकी ताकत बोल रही है कि देखिए, लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, यानी लोकतंत्र की भाग्य विधाता तो जनता होती। कोई नेता अपने आप को भगवान मानने लगे, ये उसकी मर्जी है, लेकिन लोकतंत्र का असली भाग्य विधाता मतदाता है, वोटर है। वो जो एक वोट की ताकत है, उसी ताकत के चलते नरेंद्र मोदी आज यहाँ आए हैं, इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि वे ये मान रहे हैं मुझसे गलतियां हो सकती हैं, हुई होंगी, लेकिन कोई गलती उन्होंने स्वीकार नहीं की है। बतौर मुख्यमंत्री 13.5 साल गुजरात में रहे, कैसी कैसी गलतियां हुई। 2002 का नरसंहार, दंगे, सरकार में आने के बाद नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक, चीन के मसले पर गलत बयानी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर फर्जीवाड़े तक, संसद से लेकर सड़क तक बोले गए झूठ, इतनी लंबी फहरिस्त है नरेंद्र मोदी की गलतियों की कि उनमें से एक भी तो वे मान लेते हैं। हुई होंगी गलतियां, हो सकती हैं। क्या उन्होंने देश के सामने आकर स्वीकार किया कि नोटबंदी उनकी गलती थी? नोटबंदी में जो वादे और दावे किए गए थे कि इसके आते ही भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 3 उसके उद्देश्य बताए गए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि अगर मैं गलत साबित हूं तो 50 दिन बाद चौराहे पे आ जाऊंगा, आप जो सजा देंगे मुझे फांसी पर खंबे से लटका दीजिए। 50 दिन के तो 500 दिन हो गए, लौट कर नहीं आए चौराहे पर मोदी। ऐसी कितनी गलतियां हैं जो उन्होंने की हैं, लेकिन वे मानने को तैयार। आपने किसान बिल का जिक्र किया, किसान कानून उन्होंने वापस लिए उन्होंने टीवी पर आकर, लेकिन ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई है, ये कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई शायद। यानी बिल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे, आप में इतनी अकल नहीं है कि मैं आपका भला करने जा रहा हूं, आप समझ रहे हो आपको बुरा हो रहा है। तब भी उन्होंने कृषि कानून वापस लेते समय भी अपनी गलती नहीं मानी। आज भी दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे हुए हैं। डल्लेवाल जी 42-43 दिन से आमरण अनशन पर। 700 किसान पिछली बार शहीद हो चुके। मोदी जी ने तो कह दिया क्या मेरे लिए मरे। सतपाल मलिक के उस बयान का आज तक खंडन नहीं किया नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री का रहते। तो कौन सी गलतियां आप मान रहे हो भाई? आप कोई गलती मान नहीं रहे हो, सिर्फ एक आंखों का पर्दा है, एक आई वॉश है। आप फिर धोखा दे रहे हैं लोगों को ये कहकर कि मैं भी मनुष्य हूं, मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं। असल में आप अपने उस चरम पर, जो अहंकार का चरम था, जैसे अंग्रेजी में मनोविज्ञान की भाषा में नार्सिसस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, आत्म मुक्ति बोध,
खुद पर फिदा होने का एहसास, नार्सिसस कॉम्प्लेक्स। तो नरेंद्र मोदी जी खुद पर इतने फिदा थे कि उन्हें लगता था मुझसे सुंदर कोई नहीं है, मुझसे काबिल कोई नहीं है, मैं तो अद्वितीय हूँ, मुझसे ज्यादा योग्य आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है, मैं उद्भट वक्ता हूँ, मुझसे अच्छा कोई वक्ता नहीं है। ऐसी एक भी चीज उनकी नहीं है जो उन्होंने अपने मुंह से न कही। बचपन में मगरमच्छ पकड़ने से लेकर बांग्लादेश युद्ध में शामिल होने से लेकर पानी न मिलने पर पसीने से नहा लेने से लेकर और न जाने क्या क्या, या ओस से। तो इस तरह की जो उनकी बातें थी वो दरअसल में एक घमंड का, अहंकार का परिचायक थी। घमंड किसी को भी नहीं करना चाहिए। हम सब साधारण मनुष्य हैं, सब अपने अपने पद पर काम कर रहे हैं। आपको जनता ने चुना है, वो जनता आपको वापस भी बुला सकती है, अगले चुनाव में हरवा भी सकती है। हमारे आसपास और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं किस तरह लोकतंत्र करवट बदलता है, किस तरह सत्ताधारी लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं। तो उन्हें लोक का, लोकतंत्र का, लोक लाज का सम्मान करना चाहिए। अगर वे ऐसा मान रहे हैं तो मैं तो स्वागत करूंगा कि वे ये मान रहे हैं कि वे मनुष्य हैं। हमें मनुष्य ही चाहिए, देश के प्रधानमंत्री के रूप में अवतार नहीं चाहिए। एक ऐसा मनुष्य चाहिए कि जो किसानों की पीड़ा समझे, जो बेरोजगारों की पीड़ा समझे, वो गलवान घाटी में शहीद हुए लोगों के परिवार की पीड़ा को समझे। अगर कोई अवतारी पुरुष होगा तो वो तो मनुष्य की पीड़ा समझेगा ही, उसे तो सुख दुख व्यापता ही नहीं होगा, जो नरेंद्र मोदी को नहीं व्याप रहा अब तक। जी। राकेश जी, एक दिलचस्प पहलू जरा नजर आया कि प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू हुआ, अक्षय कुमार ने लिया। जी। अब जो ये पॉडकास्ट हुआ है कि एक बिजनेसमैन ने लिया है, क्या नोएडा के मीडिया से नाराजगी है कि पॉडकास्ट के लिए भी एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन को बुलाया गया है कि आप आइए, आप पॉडकास्ट लीजिए। एक चर्चित इंटरव्यू करवाने के लिए अक्षय कुमार को बुलाया गया था, एक अभिनेता को बुलाया गया था। इन दोनों इंटरव्यूज के बीच में नोएडा का मीडिया कहाँ है? वो मीडिया कहाँ है जो दिन रात प्रधानमंत्री के गुणों को बखान करता है, उनकी नीतियों की आलोचना सुन नहीं सकता, उनके हर काम में अच्छाई निकालने की कोशिश करता है, वो बताता है कि पीएम मोदी ने किया है तो सही किया होगा। वो मीडिया कहाँ गया? देखिए, उस मीडिया की फिलहाल एकदम जरूरत उन्हें नहीं लग रही। लोकसभा चुनाव हो चुका है, दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, इसी एक पॉडकास्ट वाले इंटरव्यू से काम चल जाएगा। बाकी उनके हर आयोजन को कवर करने के लिए नोएडा का मीडिया है ही, जिसे मैं भोंपू मीडिया कहता हूँ। तो उस भोंपू मीडिया की अभी जरूरत नहीं, जब जरूरत होगी फिर बुला लिया जाएगा। ये जो प्रायोजित इंटरव्यू है जिनमें सवाल जवाब सब कुछ तय होते हैं, सवाल प्रधानमंत्री कार्यालय को पहले भेजने पड़ते हैं, वहां चेक होते हैं उसके बाद, और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, जिन बड़े बड़े चैनल्स के लोगों ने इंटरव्यू किए उनके मीडिया हाउस से सब चीजें सामने आ चुकी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप देख लीजिए ट्विटर हैंडल पर किसने, किस बड़े पत्रकार ने लिखा है कि पूरा एडिट होकर पीएमओ से मिला, इंटरव्यू होने के बाद भी एडिटिंग भी वहीं से होती। कि मान लीजिए इंटरव्यू में कोई झोल आ गया हो तो उसको भी नहीं जाने दिया प्रधानमंत्री आवास के बाहर, वहीं एडिट हुआ, सेट वहीं लगा। सिर्फ आपको अपनी कैमरा टीम लेकर वहां जानी थी, सवाल प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले से मंजूर किए, टिक लगाए। इससे पहले आपको याद होगा 2019 के चुनाव से पहले एक इंटरव्यू एक पत्रकार साथी कर रहे थे तो कैमरे में वो प्रश्नोत्तर भी सामने आ गई, दिख गई थी कैमरे में। हम लोग भी प्रश्न तैयार करके ले जाते हैं, लेकिन वो प्रश्न थे जो प्रधानमंत्री को पहले से दिए गए। अच्छा, बाकी प्रश्न भी क्या थे? आप कैसा बटुआ रखते हैं? काले रंग का बटुआ बटुआ प्रेस में रखते हैं। आप थकते क्यों नहीं है? तो कौन आदमी थकता है? 3,000 5,000 किलोमीटर की यात्रा करने वाला राहुल गांधी, उससे किसी ने नहीं पूछा कि आप नहीं थकते। शाकिर अली बेग से कोई नहीं पूछता कि आप क्यों नहीं थकते, आप भी तो 12 घंटे काम करते हैं अपने ऑफिस। तो ये जो प्रायोजित सवाल जवाब थे उनकी अभी जरूरत नहीं। अभी उस बयान की लीपापोती करने की जरूरत थी जिसमें उन्होंने अवतार खुद को कह दिया था, नॉन बायोलॉजिकल कहा था, इसलिए ये वाला इंटरव्यू किया गया है। लेकिन ये देश की पत्रकारिता के सामने भी एक बड़ा सवाल है कि अगर फिल्म अभिनेता इंटरव्यू करेंगे, कारोबारी लोग इंटरव्यू करेंगे, और अब तो बड़े बड़े बैरिस्टर कपिल सिब्बल प्रोग्राम कर रहे हैं, वे 3-3 लोगों के साथ बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, तो फिर मूल पत्रकार क्या करेगा? तो मूल पत्रकार जो इस वक्त नोएडा मीडिया वाला है, वो जो चारण भाट का रोल उसे मिला है वो करता रहेगा।
उसे बुलाया जाए या न बुलाया जाए, उनके ट्वीट देख लीजिए, उनके अपने सोशल मीडिया हैंडल्स देख लीजिए, प्रधानमंत्री के कसीदे काढ़ने में सारे पत्रकार लगे रहते हैं। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो दौड़कर चले जाएंगे, नहीं बुलाया जाएगा तो भाषणों में से ही खबरें बना बनाकर खुद उपकृत होते रहेंगे, प्रधानमंत्री को उपकृत करते रहेंगे। और कभी होली दिवाली बीजेपी मुख्यालय में बुला लिया जाएगा, होली मिलन दिवाली मिलन में, तो सेल्फी के लिए गिरते पड़ते भीड़ लगा ले। शर्मनाक दृश्य होता है ये, लेकिन पत्रकार मरे जाते हैं ऐसी तस्वीरों को। जी बिल्कुल राकेश जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो जो प्रोमो है उस पॉडकास्ट के, बाकायदा तौर पर उसका एक जो प्रोमो है क्लिप में इस सवाल का जवाब दर्शाया जा रहा है कि मैं मनुष्य हूं, वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये समझ में आता है कि किसका जवाब है। क्या ये जवाब सीधे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को दिया जा रहा है, क्योंकि वो भी बहुत बड़े आलोचक थे उनके उस वक्त में उस बयान के? क्या ये वो तमाम चीजों को मैनेज किया जा रहा है कि भाई वो नाराजगी जो उधर से हुई थी उसे भी मैनेज कर लो इस जवाब को देकर, और जो लोग कुछ नाराज हो गए हैं उनको भी मना लो, क्योंकि लखनऊ से बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। लखनऊ की दरबार से सीधे दिल्ली का सफर अब तय करने के लिए चेहरा तैयार किया जा रहा है। क्या वो तमाम चीजों को मैनेज किया जा रहा है? कई निशाने एक साथ साधे गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो उसका ट्रेलर, जैसे फिल्म का ट्रेलर पहले जारी होता है, इसी तरह ये प्रोमो जारी किया गया। मैं मनुष्य हूं करके जिसने किया है उसने भी जारी किया है, फिर तो सारा मीडिया हम और आप भी लगातार उसको वायरल करता है। इसके जरिए एक तो पूरे देश के मानस के सामने ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मैं तो साधारण आदमी हूँ, मुझ में कोई घमंड अमंड नहीं है, मैं बिल्कुल अहंकारी नहीं। साथ साथ उन डॉक्टर मोहन भागवत को भी जवाब दिया जा रहा है जिन्होंने झारखंड में संघ के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में कहा था कि कभी कभी व्यक्ति को लगने लगता है कि वो सुपरमैन है, फिर वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है, वगैरह वगैरह कई सारी चीजें। उसके अलावा भी कई बार वे बोल चुके हैं, घमंड हो जाता है व्यक्ति को। ये किसके लिए कहा गया? राहुल गांधी ने तो कभी नहीं कहा था कि वे सुपरमैन है। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा था कि वे देवता हैं या अवतार हैं। ये सारे शब्द जो इस्तेमाल किए गए थे वो नरेंद्र मोदी के लिए। तो मोहन भागवत भी लगातार उन पर तीर चला रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने उनको भी शांत करने के लिए किस तरह का बयान दिया है कि वे भी सुन लें कि भाई मैं अपने आप को देवता सुपरमैन नहीं मानता हूं, मुझे कोई ऐसी पदवी नहीं चाहिए, मैं तो साधारण मनुष्य। क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है, आपने बिल्कुल ठीक विषय उठाया है कि लखनऊ से जो चुनौती आ रही है दिल्ली की तरफ, लखनऊ दिल्ली हाईवे पर जो गाड़ी चल पड़ी है धीरे धीरे, वो स्पीड ना पकड़ ले, उसको उससे पहले कहीं स्पीड ब्रेकर लगाकर रोका जाए। और वो चुनौती योगी आदित्यनाथ के रूप में सामने है। संघ की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी जब ये लड़ाई तेज होगी। लखनऊ की गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़कर फिरोजाबाद शिकोहाबाद निकल जाएगी, आगरा की तरफ तक आ जाएगी, तब ये मामला और तेज होगा और गर्माएगा। तो नरेंद्र मोदी अभी से उस फायर फाइटिंग के लिए लगे हैं, मोर्चेबंदी में लगे हैं कि कम से कम संघ के मोर्चे को भी दुरुस्त कर लिया जाए, उनकी नाराजगी को दूर कर लिया जाए संघ के सुप्रीमो की, और उन्हें यह संदेश दिया जाए कि मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, साधारण बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयं सेवक हूँ। हो सकता है बहुत जल्दी थोड़े दिनों में वे संघ के साथ अपनी बात भी कुछ करें, यद्यपि वे संघ का नाम लेते नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक नरेंद्र मोदी ने आरएसएस का जिक्र नहीं किया, कभी किसी भाषण में उन्होंने संघ के कार्यकर्ता होने की बात नहीं कही। तो अब शायद वे अपने रिश्ते सुधारना चाहते हो, ये भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जैसा मैं देख रहा हूं जी पिछले कुछ सालों से मोदी जी का हर दांव उल्टा पड़ जा रहा है। ये दांव भी कारगर नहीं बैठा, क्योंकि इस बयान के साथ साथ जयराम रमेश से लेकर आप और हम तक सबने उनका पिछला बयान फिर याद दिला दिया, जो लोग भूले जा रहे थे, नॉन बायोलॉजिकल वाला। जयराम रमेश ने दोनों क्लिपों को एक साथ लगा के एडिट करके दोनों लगाई और पेश कर दी। हम सबको तो याद ही थी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अब कोई जनता में संदेश जाएगा कि आप कल तक खुद को भगवान मानते थे, अब कह रहे हैं मनुष्य हैं। उनके समर्थकों को जो पीड़ा होगी, जो मैंने शुरू में कहा था, उसका जी अंदाजा मोदी जी को नहीं है कि वे कैसे बर्दाश्त कर। मंदिर बन चुके हैं नरेंद्र, ये पूजा होती है भाई, उनके नाम पर तो मंदिर बन चुके हैं।
अब वे कहें मैं मनुष्य हूं तो फिर मंदिर में पूजा किसकी होगी? ये बड़ी संकट वाली स्थिति बन गई है, खास तौर से मोदी जी के अंधभक्तों। बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलते हैं हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।